गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ट्वेल्थ क्लास के हिस्ट्री के पार्ट में आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और सेकंड चैप्टर का जो नाम है वो है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। भारतीय इतिहास वैसे तो बहुत ही विस्तृत इतिहास है और इस इतिहास का जो पहला जो पार्ट स्टार्ट होता है वो है प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हमने फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ा उससे आगे जो पिछली क्लासें हुई ऑनलाइन क्लासेज उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया। सेकंड चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो मौर्य काल से स्टार्ट करेंगे। इसमें जो आएगा पहला जो पार्ट आता है सेकंड चैप्टर में वो है मौर्य काल। मौर्य काल या जो मौर्य साम्राज्य है उसकी जो तिथि है वो 322 से 184 ईसा पूर्व तक मानी गई है। 184 या 185 एनसीईआरटी की बुक्स में 184 मिलता है और जो बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स है उनमें 185 मिलता है, क्योंकि अंतिम जो मौर्य शासक था उसकी जो मृत्यु हुई वो 185 ईसा पूर्व में हुई और उसके बाद में 184 ईसा पूर्व में नया वंश जो शुरू हुआ भारतीय इतिहास में, शुंग वंश। बृहद्रथ नामक जो अंतिम मौर्य शासक था उसकी हत्या की पुष्यमित्र शुंग ने और इस तरह से मौर्य जो वंश है वो समाप्त हुआ 185 में। 184 ईसा पूर्व में नए राजवंश की शुरुआत हुई भारतीय इतिहास में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना ऐसी परिस्थिति में हुई थी जब भारत में एक तरफ से सिकंदर जो है एक यूनानी शासक है सिकंदर का आक्रमण का भय था भारत में। तो दूसरी तरफ मगध जो साम्राज्य है उस मगध में जो शासक था घनानंद, इस घनानंद का आतंक था। एक अत्याचारी शासक था ये घनानंद, नंद वंश का शासक था, नंद वंश से संबंध था इसका। और घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था और इसका साम्राज्य में एक आतंक था, अत्याचारी शासक था। ये अत्याचारी निरंकुश शासक था घनानंद। तो घनानंद के आतंक या अत्याचारों से यहाँ मगध की जो जनता थी वो उससे छुटकारा पाना चाहती थी। दूसरी तरफ इस ऐसी परिस्थिति में सिकंदर का जो आक्रमण है उसका डर भी सता रहा था, क्योंकि सिकंदर ने भारत में 323 ईसा पूर्व में प्रवेश किया, भारत पर आक्रमण किया था। तो इस वजह से मगध की ओर बढ़ रहा था वो। तो यहाँ हम बात करते हैं कि मगध की जो जनता है, मगध के लोग हैं, उनको दो लोगों से डर था और वो चाहते थे कि एक ऐसा व्यक्ति है वो इतिहास में आए और उनसे इन दो लोगों से उनकी रक्षा करे। तो ऐसे समय में एक धर्मगुरु कह सकते हैं उनको, या हम एक व्यक्ति कह सकते हैं जिनका नाम चाणक्य है, इन्हीं का नाम कौटिल्य और इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त। इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ निकाला जो इन दोनों व्यक्तियों को भारत से या भारत की जनता को मुक्ति दिला सकता था। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है और इसका संस्थापक कौन था। तो उस व्यक्ति का नाम, एक ऐसे व्यक्ति को खोज निकाला विष्णुगुप्त ने जो चंद्रगुप्त के आक्रमण का भय दूर किया मगध की जनता में और घनानंद के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई, और उस व्यक्ति का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया और मगध का शासक बना। 322 ईसा पूर्व में उसने इस घनानंद को पराजित किया और मगध का शासक बन गया और मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो यहाँ पर हम बात करें कि मगध की जनता है उसको घनानंद के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था और घनानंद को, नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके
322 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व में इसने घनानंद को पराजित किया और 322 ईसा पूर्व में ये मगध का शासक, वास्तविक शासक बना। तो किसकी ये सहायता से, चाणक्य की सहायता से ये चंद्रगुप्त मौर्य है वो मगध का शासक बना। इसने जो शासन किया वो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश की स्थापना भारत में हुई। तो मौर्य वंश भारतीय इतिहास का एक पहला ऐसा वंश है जिसने एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया, एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया। मौर्य वंश से ही भारतीय इतिहास का जो तिथि क्रम है उसकी शुरुआत होती है। तिथि क्रम की शुरुआत मौर्य वंश से होती है। तो यहाँ हम मौर्य जो काल है, मौर्य वंश है, उसकी जो प्रमुख विशेषताएं, इस मौर्य वंश की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो हम देखते हैं। मौर्य वंश की प्रमुख विशेषताएं, मौर्य वंश विशेषता। मौर्य वंश की प्रमुख विशेषताओं में पहली बात आती है कि इस वंश ने भारतीय इतिहास में पहला सुदृढ़ साम्राज्य, ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जो आसानी से टूट नहीं सकता था। एक विशाल साम्राज्य है इन्होंने स्थापित किया मौर्यों ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऐसा कहते हैं कि चंद्रगुप्त जितना साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य के पास इतना बड़ा साम्राज्य था कि वैसा साम्राज्य प्राप्त करने के लिए अंग्रेज आहें भरते रहे और मुगल तड़पते रहे। यानी मुगलों और अंग्रेज़ों के पास में भी इतना विस्तृत साम्राज्य, इतना विशाल साम्राज्य नहीं था जितना चंद्रगुप्त मौर्य के पास में था। तो एक विस्तृत साम्राज्य, एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। और एक जो तिथिक्रम इतिहास है, एक विस्तृत साम्राज्य, पहली विशेषता अगर हम बात करें तो मौर्यों ने कौन सा साम्राज्य, कैसा साम्राज्य दिया? विस्तृत, सुदृढ़, मजबूत साम्राज्य, सुदृढ़ राज्य की स्थापना मौर्यों के द्वारा दी गई। इसके अलावा इस मौर्य काल से तिथि क्रम की शुरुआत, यानी मौर्य काल से पहले तिथियां पता नहीं थी। कोई भी घटना घटित हो गई उसकी तिथि लोगों को पता नहीं थी, क्रम, निश्चित क्रम नहीं था। तिथि अगर पता भी है तो उसका एक निश्चित क्रम नहीं था। लेकिन यहाँ मौर्य वंश के पश्चात जितनी भी तिथियां आती है उनमें निश्चित क्रम मिलता है। तो मौर्य काल है उससे हमें एक निश्चित क्रम, एक तिथि क्रम मिलता है इतिहास को जानने का। अगला जो इसकी विशेषता है वो हम देखते हैं स्वशासन की शुरुआत। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत है वो भी इस मौर्य काल से ही मिलती है। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत मौर्य काल से। इसके अलावा जन्म मृत्यु का पंजीकरण। भारतीय इतिहास में सबसे पहले जो जन्म मृत्यु का पंजीकरण है वो यहाँ पर स्थानीय स्वशासन, पहले स्थानीय स्वशासन, इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों ही है। और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था उसने शहरों और गांवों में अलग अलग जो निचले स्तर की जो संस्थाएं वो स्थापित की। और उन संस्थाओं में 5-5 लोग थे, ऐसी 6-6 संस्थाएं उसने स्थापित की। इस तरह से एक व्यवस्था को चलाने के लिए 30 लोगों का समूह होता था और वो संस्थाएं मिलकर के, तो इसलिए ये जो स्थानीय स्वशासन है वो स्थापित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, या मौर्य काल से इसकी शुरुआत मानी गई है। तो शहरी और ग्रामीण जो स्वशासन है उसकी शुरुआत भी मौर्य काल से ही मानी गई है। इसके अलावा केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था, केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था की शुरुआत
मौर्य काल से ही जो केंद्रीय शासन व्यवस्था, केंद्रीकृत यानी संपूर्ण साम्राज्य का एक राजा होना, केंद्रीकृत यानी केंद्र में किसी बड़े अधिकारी का या बड़े व्यक्ति का बैठना, एक व्यक्ति के द्वारा शासन चलाना, ये केंद्रीकृत शासन व्यवस्था मानी गई है। और यहाँ केंद्रीकृत शासन व्यवस्था उसकी शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश में मानी गई है, मौर्य वंश से शुरू की गई थी। इसके अलावा अलग और जो विशेषता है उसमें भारत में राजनीतिकरण की शुरुआत, वैदेशिक संबंधों की स्थापना, वैदेशिक या हम यूँ कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों। भारतीय इतिहास में पहली बार विदेशी राज्यों से या दूसरे देशों से संपर्क स्थापित करने वाला जो काल है, शुरुआत जो करने वाला काल है वो मौर्य काल है। या हम यूँ कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त ने ही सबसे पहले विदेशों से संबंध स्थापित किए और उसमें अंतर्राष्ट्रीय जो कूटनीतिक संबंध है वो स्थापित किए। राजनीतिकरण की शुरुआत है वो भी यहाँ पे नौकरशाही है, उसकी शुरुआत मौर्य काल से ही मानी गई है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो विवाह है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने का कार्य भी चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, या उसके बाद की जो शासक हुए उन्होंने भी ये कार्य किया। तो यहाँ पर वैदेशिक जो संबंध है या अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय विवाह है, उसकी शुरुआत भी मौर्य काल से मानी गई है। इसके अलावा जो राजनीतिक, या हम यूँ कह सकते हैं कि राजनीतिक राजदूत भेजना, अन्य या विदेशों में राजदूत भेजने की जो परंपरा है वो भी चंद्रगुप्त मौर्य से ही शुरू की गई थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अनेक ऐसे कार्य थे जो मौर्य काल से ही माने गए हैं। ये चंद्रगुप्त जो मौर्य है वो, इसके बारे में कुछ अलग अलग इतिहासकार अलग अलग विचार रखते हैं कि ये किस जाति से था, किससे, कोई इसको क्षत्रिय बताता है, कोई ब्राह्मण बताता है, कोई वैश्य बताता है, कोई शूद्र बताता है इसको। कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि एक मुरा नामक एक जो शूद्र महापद्मनंद था, उसकी पत्नी थी महापद्मनंद, इसकी मुरा नामक एक शूद्र पत्नी, इसकी संतान बताते हैं चंद्रगुप्त को, इसलिए ये मुरा से मौर्य हो गया। तो इतिहासकारों ने अलग अलग विचार रखे हैं। अब यहाँ पे हमें इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का जो संस्थापक है, आदि पुरुष है, वो चंद्रगुप्त मौर्य है। 322 में इसने मगध का शासन संभाला और 298 ईसा पूर्व तक इसने मगध पर शासन किया। आगे अगर हम बात करें मौर्य वंश की हम चर्चा कर रहे हैं, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, तो हम बात करते हैं मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत। मौर्य वंश की जानकारी के जो स्रोत हैं, स्रोतों की अगर हम बात करें जिनसे मौर्य वंश से की बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो सबसे बड़ा या जो विस्तृत जो ग्रंथ है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र लिखा गया चाणक्य के द्वारा। तो चाणक्यकृत अर्थशास्त्र से हमें मौर्य साम्राज्य की या मौर्य वंश की हमें जानकारी प्राप्त, विस्तृत जानकारी हमें इससे ही प्राप्त होती है। इसके बाद में विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस है उससे भी हमें मौर्य वंश, कथा सरित सागर है सोमदेव का कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र का बृहद कथा मंजरी, भद्रबाहु का कल्पसूत्र, दीपवंश और महावंश ये जो है जैन ग्रंथ हैं। और श्रीलंका के इतिहास की जानकारी इन्हीं बौद्ध ग्रंथ है ये, और श्रीलंका के इतिहास की जानकारी इन दीपवंश और महावंश। तो ये भी हमें मौर्य वंश की जानकारी की
बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा कुछ यूनानी जो इतिहासकार है, स्ट्रेबो है, प्लूटार्क है, जस्टिन है, ये यूनानी इतिहासकार, इन्होंने इनकी जो यात्राएं हैं, इन यूनानी यात्रियों की यात्राओं से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है इनकी पुस्तकों में। इसके अलावा है फाहियान है, ह्वेनसांग है, इत्सिंग, ये चीनी यात्री है, चीनी यात्री, इनकी यात्रा वृत्तांतों से भी हमें मौर्य काल है उसकी या मौर्य वंश है उसकी जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो अभिलेख है, अभिलेख जिसमें रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, इस जूनागढ़ अभिलेख से भी मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो विभिन्न प्रकार की जो पुस्तकें, विभिन्न प्रकार के ग्रंथ, विभिन्न जो इतिहासकार, यूनानी इतिहासकार है, चीनी यात्री है, या जूनागढ़ जो अभिलेख है रुद्रदामन का, तो इन सब से हमें मौर्य वंश के बारे में कुछ न कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त होती है। इसके अलावा सम्राट अशोक के जो अभिलेख है, अशोक के अभिलेखों से भी हमें मौर्य वंश के बारे में, मौर्य वंश चंद्रगुप्त के बाद में जो चक्रवर्ती सम्राट हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात जो चक्रवर्ती सम्राट हुआ वो सम्राट अशोक माना गया है। तो अशोक के जो अभिलेख है वो भी हमें मौर्य वंश की जानकारी देते हैं। तो ये मौर्य वंश की जानकारी की जो प्रमुख स्रोत है, अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र का वृहत कथा मंजरी, भद्रबाहु का कल्पसूत्र, दीपवंश, महावंश आदि जो प्रमुख ग्रंथ है, और ये जो इतिहासकार है, चीनी यात्री है, ये हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी है मौर्य वंश के बारे में देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो प्रथम जो सम्राट हुआ इस वंश का वो था चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम जो सम्राट है चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बारे में तो चंद्रगुप्त मौर्य है, उसने मगध का जो शासक घनानंद है उसको पराजित करके, मगध के शासक घनानंद, मगध में जो नंदवंश का अंतिम शासक था घनानंद, उसको पराजित करके 322 ईसा पूर्व में जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो मगध का शासक बना। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य है वो मगध का शासक बना। मगध की जो राजधानी है वो है पाटलिपुत्र। तो यहाँ हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य, और ये चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, चाणक्य, विष्णुगुप्त और इसी का नाम है कौटिल्य, एक ही व्यक्ति है, 3 नाम है इसके, और इस व्यक्ति ने या इस व्यक्ति की सहायता से, ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, गुरु भी कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि चाणक्य से शिक्षा लेकर के ही चंद्रगुप्त ने, चाणक्य के मार्गदर्शन से ही चंद्रगुप्त ने नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया। तो इस चंद्रगुप्त ने जब शासक बना तो अपना प्रधानमंत्री चाणक्य को बनाया, और इसी चाणक्य का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो राजनीति से संबंधित है, अन्य विषय भी है इसके, लेकिन प्रमुख रूप से ये राजनीति पर आधारित अर्थशास्त्र पुस्तक है, वो चाणक्य के द्वारा लिखी गई। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित किया 322 ईसा पूर्व में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो शब्द उपाधि है, चंद्रगुप्त की जो उपाधि है,
चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त की जो उपाधि या चंद्रगुप्त जो नाम हमें जो मिलता है वो चंद्रगुप्त ये मिलता है रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। ये चंद्रगुप्त जो शब्द है वो हमें मिलता है रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। इस चंद्रगुप्त की जो उपाधि है या जो नाम है वो वहाँ से हमें मिलता है। चंद्रगुप्त जो मौर्य है उसने एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया। इसने विशाल साम्राज्य, एक विस्तृत या विशाल साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ पर एक यूनानी इतिहासकार है प्लूटार्क। प्लूटार्क ये कहता है कि इस चंद्रगुप्त मौर्य ने 6.5 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला या पराजित कर डाला। तो ये प्लूटार्क का कथन है। प्लूटार्क ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6.5 लाख सैनिकों की सहायता से उत्तर भारत पर आक्रमण किया और उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। यानी इस समय उत्तर भारत में अर्थात मगध में नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद का शासन था और घनानंद को पराजित कर दिया। और उसके बाद में अन्य जो छोटे शासक थे उन्होंने भी चंद्रगुप्त मौर्य की अधीनता स्वीकार कर ली। तो एक विस्तृत जो साम्राज्य प्राप्त किया इसने, वो 6.5 लाख सैनिकों के माध्यम से। प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6,50,000 जो सैनिक थे उनकी सहायता से एक उत्तर भारत को रौंद डाला या उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया। इसकी जो सीमाएं थी वो उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य की जो साम्राज्य की जो सीमाएं हैं उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर के पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैली हुई थी। उत्तर पश्चिम में ईरान और ईरान से लेकर के जो सौराष्ट्र प्रांत है वहाँ तक फैली हुई थी। इसकी सीमाएं पश्चिम में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी जो सीमाएं थी चंद्रगुप्त मौर्य की। आगे हम बात करते हैं इसी के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो 305 ईस्वी में इसने एक आक्रमण किया और आक्रमण किया जो एक युद्ध हुआ 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का एक सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु के बाद में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई। सिकंदर की भारत पर आक्रमण के कुछ समय पश्चात ही उसकी मृत्यु हो गई थी सिकंदर की। इसके पश्चात में जो भारत में सिकंदर द्वारा जीते हुए प्रांत थे उन प्रांतों का गवर्नर था। प्रांतों का गवर्नर वो था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर है वो भारतीय प्रांतों का गवर्नर था। सिकंदर के भारतीय प्रांतों का गवर्नर ये सेल्यूकस निकेटर था। और इसके मध्य चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुआ जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ। सेल्यूकस पराजित हुआ और सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक संधि हुई। ये जो संधि है इस संधि के तहत विभिन्न जो शर्तें थी वो रखी गई और उन शर्तों के अनुसार किसने क्या क्या शर्त है वो माननी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि सेल्यूकस निकेटर
ने युद्ध किया चंद्रगुप्त मौर्य से 305 ईसा पूर्व, जिसमें वो पराजित हुआ। और पराजित होने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य संधि हुई, और उस 305 ईसा पूर्व में जो संधि हुई, उस संधि की शर्तें क्या क्या थी, क्या क्या शर्तें इसमें निर्धारित की गई। तो सेल्यूकस व चंद्रगुप्त के मध्य संधि, और यहाँ शर्तें। पहली जो शर्त है यहाँ पे, जो इन दोनों के मध्य संधि हुई, उस संधि की जो शर्तें थी, वो पहली शर्त के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया। यानी यहाँ पे सेल्यूकस ने पहली शर्त जो स्वीकार की, वो शर्त ये थी कि यहाँ पर इसने अपनी पुत्री, इसकी पुत्री का नाम था हेलेना। सेल्यूकस की जो पुत्री है, उस पुत्री का नाम था हेलेना। तो हेलेना का विवाह स्वीकार किया सेल्यूकस ने, किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हेलेना का विवाह, ये दोनों विवाह है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह। भारतीय इतिहास में प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय विवाह, वो हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का माना गया है। तो पहली जो शर्त थी, उस शर्त के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया, और इसने विवाह के पश्चात दहेज में 4 प्रांत वो दिए। दहेज में 4 प्रांत, एरिया, अराकोसिया, हेरात, इसका नाम है जेड्रोसिया, यूनानी भाषा में जेड्रोसिया, और एक है पेरीमेसिडाई। तो इस तरह से जो पहली शर्त थी, पहली शर्त के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया, और चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में 4 प्रांत जो पहले उसके अधिकार में थे, सेल्यूकस के अधिकार में, वो एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरीमेसिडाई, ये दिए उसको दहेज में। दूसरी जो शर्त थी, दूसरी शर्त के अनुसार यहाँ पे जो चंद्रगुप्त है, उस चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को भेंट स्वरूप, जब उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त भेंट स्वरूप, चंद्रगुप्त मौर्य ने भेंट स्वरूप 500 हाथी है, 500 हाथी सेल्यूकस को दिए। यहाँ पे भेंट स्वरूप है, वो दे रहा है चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी, किसको? सेल्यूकस को दे रहा है, क्योंकि मगध है वो हाथियों के लिए जाना जाता था, यहाँ हाथी ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसने हाथी भेंट स्वरूप किसको दिए? सेल्यूकस को दिए। तीसरी जो शर्त थी, तीसरी शर्त के अनुसार एक राजदूत है, वो सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, और उस राजदूत का नाम था मेगस्थनीज। तीसरी जो शर्त थी, वो थी सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। यही मेगस्थनीज है, इसने एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक का नाम था इंडिका।
इंडिका से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, मौर्य वंश की जानकारी हमें इंडिका से प्राप्त होती है। वर्तमान में इंडिका अस्तित्व में नहीं है ये, लेकिन इसके कुछ अंश है वो मिल जाते हैं। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का एक राजदूत था और इस मेगास्थनीज की नियुक्ति अब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में हुई। सेल्यूकस ने की यहाँ पे और इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। तो यहाँ कुछ शर्तें थी, जो शर्तें कुछ चंद्रगुप्त मौर्य स्वीकार कर रहा है, कुछ स्वीकार कर रहा है यहाँ पे सेल्यूकस। इस तरह से जो चौथी जो शर्त है, तो कुछ शर्तों के अनुसार यहाँ पर जो इनमें संधि हुई उस संधि की शर्तें, तो इस तरह से अब जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका जो साम्राज्य है वो विस्तृत होता जा रहा है। और यहाँ पर सेल्यूकस पराजित हो गया और वो अपने कुछ राज्यों के पर ही उसने शासन किए और चंद्रगुप्त मौर्य से समझौता कर लिया। हम आगे देखते हैं इसके बाद में जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो किए गए जो कार्य थे, या हम यूँ कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त की जो दक्षिण विजय, चंद्रगुप्त की दक्षिण विजय, ये तमिल ग्रंथ हैं दो, विजय की जानकारी, दक्षिण विजय की जानकारी तमिल ग्रंथों से अहनामूर और दूसरा जो ग्रंथ है वह मुरनानूर। ये दो तमिल ग्रंथ हैं। इन तमिल ग्रंथों से चंद्रगुप्त मौर्य के जो दक्षिण विजय है उसकी जानकारी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत का जो दक्षिण हिस्सा था, दक्षिण भाग था, वहाँ भी उसने अपनी विजय पताका फहराई। पहला भारतीय इतिहास में पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत पर भी अधिकार कर लिया था। तो ये जो जानकारी हमें यहाँ इससे मिलती है, किससे? अहनामूर और मुरनानूर, इन दो तमिल ग्रंथों से ये जानकारी हमें मिलती है। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन काल की। तो इसका जो शासनकाल था, शासनकाल के अंतिम 12 वर्ष, शासनकाल के जो अंतिम 12 वर्ष थे, के अंतिम 12 वर्ष अकाल पड़ा मगध में अकाल। और जब अकाल पड़ा तो यहाँ पर जो चंद्रगुप्त है उसने अपना जो साम्राज्य है, अपना जो शासन सत्ता है, सत्ता अपने पुत्र, इसके पुत्र का नाम था बिंदुसार है, इस बिंदुसार को सौंप दी 298 ईसा पूर्व। और ये जैन धर्म अपना लिया इसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया और इनके जो गुरु थे वो जैन गुरु थे भद्रबाहु। और ये भद्रबाहु है, उन्होंने ही एक पुस्तक लिखी थी कल्पसूत्र, जिनसे हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये भद्रबाहु के से दीक्षा प्राप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया और दक्षिण भारत में स्वर्ण बेलगोला, ये वर्तमान में मैसूर में है, मैसूर कर्नाटक में। तो यहाँ स्वर्ण बेलगोला चले गए भद्रबाहु के साथ, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और वहाँ पर इन्होंने चंद्रगिरी पहाड़ी पर उपवास को यहाँ पे जैन परंपरा में संथारा कहते हैं, यानी अपनी इच्छा से स्वेच्छा से अन्न और जल का त्याग करना, वो संथारा कहलाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इस संथारा पद्धति के द्वारा चंद्रगिरी पहाड़ी पर स्वर्ण बेलगोला मैसूर कर्नाटक में अपने
अपना शरीर है वो त्याग दिया। इस तरह से 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है 298 ईसा पूर्व तक रहा। इसके बाद में जो इन्होंने अपना जो सत्ता है, अपनी सत्ता चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र को दे दी थी अपने जीवन के अंतिम वर्षों में, और खुद ने जैन धर्म अपना लिया था भद्रबाहु के सानिध्य में, उनसे दीक्षा लेकर के। तो नेक्स्ट जो सम्राट है उनको नाम आता है बिंदुसार। बिंदुसार का जो शासनकाल है वो आता है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो विशाल या विस्तृत जो साम्राज्य स्थापित किया गया उसको बिंदुसार ने अक्षुण्ण बनाए रखा, यानी उस विशाल साम्राज्य को नष्ट नहीं होने दिया बिंदुसार ने, और इस बिंदुसार ने अक्षुण्ण बनाए रखा विशाल साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा दिए हुए। इसके समय में 2 विद्रोह हुए थे तक्षशिला में विद्रोह हुए, और उस विद्रोह को दबाने के लिए पहले तो बिंदुसार ने अशोक को भेजा, अशोक के बाद में दूसरे पुत्र सुसीम को भी इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। तो सिर्फ इससे बिंदुसार के काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, और उन विद्रोह को दबाने में अशोक और सुसीम को इसने अपने पुत्रों को भेजा था। इसके पुत्र थे बिंदुसार के। अब हम बात करते हैं कि अशोक बिंदुसार है वो उसके अलग अलग नाम है। यहाँ पर 2 नाम आते हैं, एक का आता है एमित्रो चेटस, और एक आता है एमित्रो एलिट्रोकेटस। यहाँ पर एमित्रोचेटस और एलिट्रोकेटस कहा गया है, तो यूनानी लेखक है, यूनानी लेखक इसको एमित्रोचेटस कहते हैं, और जो स्ट्रेबो है वो इसको एलिट्रोकेटस कहता है। तो यहाँ बिंदुसार के जो उपनाम है वो मिलते हैं। यहाँ पर फ्लीट जो महोदय है, फ्लीट महोदय है, उन्होंने इसको एमित्र घात। देखो बिंदुसार के जो उपनाम है, एक नाम आता है एमित्रोचेटस, ये यूनानी लेखक है, यूनानी जो इतिहासकार है उन्होंने इसको एमित्रोचेटस का, जबकि जो स्ट्रेबो नामक यूनानी इतिहासकार है, स्ट्रेबो नामक जो इतिहासकार है वो इसको एलिट्रोकेटस कहता है। इसके अलावा जो फ्लीट महोदय है वो इसको एमित्र घात कहता है। एमित्र घात यानी शत्रु का नाश करने वाला, शत्रु का नाश करने वाला। एमित्र घात का मतलब होता है शत्रु का नाश या विध्वंस करने वाला, ये फ्लीट महोदय कहते हैं। तो यहाँ पर बिंदुसार ने अपने पिता से 2 चीज़ें प्राप्त की, एक तो विस्तृत साम्राज्य, और दूसरी बात इसने एक योग्य प्रधानमंत्री भी बिंदुसार को मिला। यहाँ हम बात कर रहे हैं योग्य प्रधानमंत्री, तो एक तो विस्तृत साम्राज्य प्राप्त किया इसने, प्लस योग्य प्रधानमंत्री, और ये योग्य प्रधानमंत्री था चाणक्य। यानी कुछ समय तक चाणक्य ने बिंदुसार के शासनकाल में भी अपनी सेवाएं दी, प्रधानमंत्री के पद पर रहा। तो एक विस्तृत साम्राज्य, एक विशाल साम्राज्य बिंदुसार को प्राप्त हुआ, और उसके साथ साथ चाणक्य जैसा योग्य प्रधानमंत्री भी उसको मिला, जिसके सानिध्य में या जिसके मार्गदर्शन में उसने
विशाल साम्राज्य जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया उस साम्राज्य को सुचारू रूप से उसने शासन चलाया। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दिव्यावदान एक ग्रंथ है और यहाँ पर ये मौर्य वंश से संबंधित है दिव्यावदान। और इस ग्रंथ के अनुसार तक्षशिला में दो विद्रोह हुए। पहले बता चुका हूँ मैं। और ये दोनों विद्रोह दबाने के लिए पहले अशोक गया और उसके बाद में सुसीम जो उसका पुत्र था बिंदुसार का, ये दोनों बिंदुसार के पुत्र हैं और इन्होंने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाया। तो दिव्यावदान जो नामक जो ग्रंथ है वहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है कि बिंदुसार के शासनकाल में 2 विद्रोह हुए थे तक्षशिला में। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर एक यूनानी जो शासक है एंटियोकस प्रथम। यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम। इस एंटियोकस प्रथम ने एक राजदूत भेजा बिंदुसार के दरबार में और उसका नाम था डाइमेकस नामक राजदूत एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में भेजा। इसके अलावा जो एंटियोकस प्रथम है यूनानी इतिहासकार, यूनानी जो शासक है उसने एंटियोकस प्रथम, इस यूनानी शासक से बिंदुसार ने 3 वस्तुओं की मांग रखी। मदिरा, सूखे अंजीर व एक दार्शनिक। 3 वस्तुओं की मांग की एंटियोकस से बिंदुसार ने, लेकिन एंटियोकस प्रथम ने यहाँ 2 शर्तें उसकी मान ली, 2 मांग पूरी कर दी, लेकिन जो दार्शनिक भेजने की जो बात थी वो बात से इनकार कर दिया, क्योंकि यूनानी जो कानून है, यूनानी संहिता है, ये अनुमति नहीं देता कि आदान प्रदान दार्शनिकों का हो। तो दार्शनिक के आदान प्रदान के लिए एंटियोकस ने मना कर दिया। तो इस तरह से जो यूनानी शासक है उसने दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। इसके अलावा जो मिस्र का एक शासक था टोलमी सेकंड, मिस्र के शासक टोलमी, इसका नाम है फिलाडेल्फस या टोलमी सेकंड। इसने भी एक राजदूत भेजा और डायनोसियस, इस राजदूत का नाम था डायनोसिस, राजदूत भेजा इसने डायोनिसस। ये राजदूत बिंदुसार के दरबार में। यहाँ हम 2 शासकों की बात कर रहे हैं, एक यूनानी शासक है और एक है मिस्र का शासक। यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने यहाँ डाइमेकस को भेज रहा है। डाइमेकस जो राजदूत है वो नियुक्त किया बिंदुसार के दरबार में, 2 वस्तुएं भेजी, मदिरा और सूखे अंजीर। दार्शनिक भेजने से उसने मना कर दिया। और मिस्र के शासक फिलाडेल्फस ने, या जिसका नाम टोलमी सेकंड है, उसने एक राजदूत नियुक्त किया डायनिसस बिंदुसार के दरबार में। तो इस तरह से यहाँ 2 जो राजदूत है वो नियुक्त हुए और यहाँ पर बिंदुसार ने जो विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का, उसको अक्षुण्ण बनाए रखा, उसको कभी टूटने नहीं दिया, उसको कम नहीं होने दिया। तो इस तरह से बिंदुसार की एक रहस्यमयी मौत हुई। संदिग्ध अवस्था में मानते हैं कि इसकी मौत 273 ईसा पूर्व में हुई। यहाँ जो नेक्स्ट हम शासक की बात करेंगे वो सम्राट अशोक आएगा। तो अशोक का जो शासनकाल है वो
नेक्स्ट शासक हम देखते हैं अशोक। और अशोक का जो शासनकाल है यहाँ ये जो 4 साल का जो गैप आ रहा है 273 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व तक, यहाँ ये जो अवस्था है इन 4 वर्षों का कहते हैं सत्ता संघर्ष हुआ अशोक, सत्ता संघर्ष हुआ अशोक और उसके भाइयों में। ऐसा कहते हैं इतिहासकार। अशोक व उसके 99 भाई थे, तो इनमें सत्ता के लिए संघर्ष हुआ जिसमें अशोक है वो विजित रहा और उसके बाद में विधिवत रूप से 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक करवाया। तो 273 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई बिंदुसार की और उसके 4 साल बाद में विधिवत रूप से उसने मगध में अपना राज्याभिषेक करवाया। तो यहाँ 4 साल का जो अंतर आ रहा है वो 4 साल सत्ता के लिए संघर्ष का आ रहा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं अशोक की, और अशोक है वो बिंदुसार की मृत्यु के बाद में एक विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। यहाँ हम बात कर रहे हैं तो अशोक के जो नाम है, अशोक अभिलेखों में अशोक को देव नाम प्रिय, देव नाम प्रियदर्शी और राजा, ये तीनों जो उपाधियां हैं अभिलेखों में अशोक की 3 उपाधियां हैं, देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी और राजा। ये तीनों उपाधियां अभिलेखों में मिलती है अशोक की, ये तीनों उपाधियां देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी और राजा। तो तीनों उपाधियां अभिलेखों में मिलती है और इसका जो विधिवत राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था मगध में। और यहाँ पर अब हम बात करते हैं जो अशोक नाम है वो सबसे पहले कौन से अभिलेख में, तो सर्वप्रथम अशोक नाम मास्की अभिलेख में मिलता है, मास्की अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम जो अशोक नाम है वो मास्की अभिलेख, इसके अलावा मास्की और एक है गुर्जरा, तो इन दोनों गुर्जरा और मास्की अभिलेख, ये दोनों अभिलेख ऐसे हैं जहाँ पर सर्वप्रथम अशोक का नाम अशोक मिलता है। इस बात की पुष्टि करते हैं ये कि इसका नाम अशोक था। फिर 269 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक हुआ और अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष राज्याभिषेक के 7वें वर्ष इसने कश्मीर व खोतान पर आक्रमण किया अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष। और वहाँ पर आक्रमण यानी 262 ईसा पूर्व में उसने कश्मीर और खोतान पर आक्रमण किया और इस कश्मीर और खोतान का अधिकांश भाग अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया, अपने मौर्य साम्राज्य के अधीन उसने कर लिया, अधिकांश भाग यहाँ का अपने साम्राज्य में मिला लिया इसने। इसका जो अशोक का जो साम्राज्य था उत्तर पश्चिमी सीमा से लेकर के दक्षिण सीमा तक भी इसका विस्तृत साम्राज्य था अशोक का। यहाँ हम बात करते हैं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, दक्षिण में कर्नाटक, उत्तर पश्चिम का ये जो सीमा है उत्तर पश्चिम, यहाँ पे कर्नाटक, दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था इसका विस्तृत साम्राज्य। इसके अलावा हम बात करते हैं अशोक के साम्राज्य की, तो दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में काठियावाड़, गुजरात में है काठियावाड़,
गुजरात के काठियावाड़ तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था, दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था, और पूर्व में जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, वहाँ तक इसका विस्तृत साम्राज्य। तो एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि एक विस्तृत साम्राज्य था अशोक का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया। बिंदुसार ने उसमें कुछ भी नहीं जोड़ा, लेकिन यहाँ अशोक है अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। तो यहाँ एक युग पुरुष के रूप में हम कह सकते हैं कि सम्राट अशोक था। बंगाल की खाड़ी तक इसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। एक ग्रंथ है कलहण एक इतिहासकार है, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक का नाम था राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी है वो कलहण के द्वारा लिखी गई, और उसमें ये कहा गया कि यहाँ पर सम्राट अशोक ने कश्मीर पर हमला किया, आक्रमण किया, और उस आक्रमण करने के बाद में यहाँ पर उसने एक नगर बसाया, और उस नगर का नाम था श्रीनगर। यानी श्रीनगर की जो स्थापना है सम्राट अशोक के द्वारा की गई। कश्मीर में एक शहर का नाम है श्रीनगर, और यहाँ पर श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की। इसके अलावा उत्तर में ही अशोक ने एक और शहर बसाया नेपाल में उसने ललित पतन नगर। तो इस तरह से एक तो श्रीनगर कश्मीर में, और दूसरा ललित पतन नगर है, वो इसने अशोक ने बसाए खोतान और कश्मीर विजय के पश्चात में। इसने अपनी नीतियों के माध्यम से एक युग पुरुष के रूप में भारतीय इतिहास में इसने अपनी नीतियों के माध्यम से एक नई दिशा दी। सम्राट अशोक ने उसका जो दंभ और उसकी जो नीतियाँ थी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि वो प्राचीन काल में थी। सम्राट अशोक की जो नीतियाँ हैं, जो उसका दंभ है, वो आज भी प्रासंगिक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसने सार्वभौमिक और सार्वयुगीन जो सत्यता है, जो एक अकेले राष्ट्र में न होकर संपूर्ण विश्व में जो उसकी बातें हैं वो मिलती है हमें। विभिन्न वर्गों और जो विभिन्न धर्म है उसके लिए एक सौहार्दपूर्ण जो वातावरण है उसने वो तैयार किया। जो उसके द्वारा बताई हुई बातें हैं वो एक राष्ट्र की न होकर संपूर्ण विश्व की धरोहर मानी गई है, संपूर्ण विश्व की धरोहर है। और ऐसी नीतियों के प्रवर्तक के रूप में, ऐसी नीतियों को लागू करने के कारण अशोक को महान सम्राट की संज्ञा दी जाती है। अशोक को महान सम्राट कहते हैं। उसने एक सिद्धांत दिया। अशोक का जो प्रमुख सिद्धांत था शासन, वो पितृवत शासन। अशोक ने पितृवत शासन का सिद्धांत दिया। पितृवत शासन का सिद्धांत यानी अशोक ने बताया, सम्राट अशोक ने कहा कि एक सम्राट, एक राजा और प्रजा के मध्य पिता और पुत्र, पिता और उसकी संतान, पिता और संतान जैसा संबंध होना चाहिए। सम्राट को पिता के समान और सम्राट को अपनी प्रजा को अपनी संतान मान करके ही कार्य करना चाहिए। तो इस तरह से पितृवत शासन के सिद्धांत दिया सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट जो हमारी क्लास में जो टॉपिक होगा वो होगा अशोक द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। तो हम आज जो चर्चा की हमने मौर्य वंश की, मौर्य वंश में सबसे पहला जो सम्राट था, संस्थापक मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के लिए एक विस्तृत, एक विशाल साम्राज्य भारतीय इतिहास में दिया, जो बहुत सी बातें पहली बार स्टार्ट हुई भारतीय इतिहास में। उसके बाद में हमने देखा बिंदुसार ने सिर्फ और सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखने का कार्य किया, उसने नया कोई कार्य नहीं किया। इसके अलावा जो थर्ड जो हम चर्चा कर रहे हैं वह सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक ने 269 ईसा पूर्व में मगध की सत्ता संभाली विधिवत रूप से, और 232 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया। उसने जो प्रमुख सिद्धांत दिया वो पितृवत शासन का सिद्धांत दिया, अर्थात एक राजा को एक पिता के समान और प्रजा को एक पुत्र के समान समझ करके शासन करना चाहिए। एक राजा को एक पिता और प्रजा संतान मान करके ही शासन करना चाहिए।
ये पहला व्यक्ति था भारतीय इतिहास में जिसने हर समय प्रजा की जो फरियाद है, प्रजा की जो समस्या वो सुनने की प्रथा शुरू की थी। वो पहला शासक अशोक ही था कि किसी भी समय प्रजा है या लोग हैं वो उससे मिल सकते थे। तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्लास में हम इसके अशोक के प्रमुख कार्य देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।